बच्चों, सुबह का नमस्कार। आज की आपकी कक्षा प्रारंभ होती है। मैंने आपको कहानी के तत्व कितने होते हैं 6 प्रकार बताए। कथानक, कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, वातावरण, देशकाल और भाषा शैली, सबसे लास्ट उद्देश्य। मैंने आपको 6 प्रकार बताए, जिसमें से कथानक एवं पात्र एवं चरित्र चित्रण की विशेषता मैंने आपको बताई। अब आज मैं आपको बताऊंगी, हम लोग कक्षा में पढ़ेंगे कथोपकथन। तीसरा क्या है? कथोपकथन। इसे संवाद भी कहते हैं। ठीक। कहानी की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण कथोपकथन की सार्थक योजना होती है। इसी के माध्यम से एक कुशल कहानीकार अपने पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालता है, कथा वस्तु का विकास करता है तथा सामाजिक विकृतियों पर तीखे व्यंग्य करता है और अपने उद्देश्य की ओर वो आगे बढ़ता जाता है। कथोपकथन को पूर्ण नियंत्रित, चमत्कार युक्त एवं संक्षिप्त होना चाहिए। पहले की कहानियों में जिज्ञासा एवं कुतूहल को जगाने के लिए बहुधा नाटकीय संवादों की योजना करनी पड़ती थी, परंतु आजकल की कहानियों में परिस्थिति एवं पात्रों को जोड़ने के लिए तथा आंतरिक भावों एवं मनोवृत्तियों के उद्घाटन में संवाद तत्व के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आवश्यकता से अधिक वार्तालाप उबाऊ हो जाता है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो वह अच्छी नहीं लगती है। चरित्र प्रधान कहानियों में व्यक्ति एवं उसकी प्रवृत्तियों से परिचय कराने हेतु कथोपकथन विशेष महत्वपूर्ण होता है। यानी कि कथोपकथन का विशेष महत्व होता है। अतएव इसके भाव के अनुरूप वाक्य योजना एवं शब्द चयन अपेक्षित होता है। कही जाने वाली बात किस युग, देश अथवा काल की है, कथोपकथन की योजना करते समय इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। यानी कि इन सब बातों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि मतलब कही जाने वाली बात किस युग की है, देश अथवा उसका काल का समय क्या है, कथन की योजना करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अभिवादन, संबोधन, प्रेम, क्रोध आदि को व्यक्त करने के लिए औचित्य एवं मर्यादा पालन करने वाली भाषा का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार विभिन्न वर्ग जैसे मजदूर, किसान, अध्यापक, ग्रामीण व नगरीय चरित्रों की दृष्टि से भी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब आगे है कि कथोपकथन के प्रायः 2 रूप मिलते हैं। इसके 2 रूप दिखाई देते हैं। पहला विशुद्ध नाटकीय, दूसरा विश्लेषणात्मक। विशुद्ध नाटकीय ढंग में 2 पात्र परस्पर वार्तालाप करते हैं। इसमें लेखक अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ता,
विश्लेषणात्मक ढंग में लेखक पात्रों के संबंध में उनकी मुद्राओं एवं भाव भंगिमाओं के उद्घाटन हेतु अपनी ओर से कथोपकथन की योजना करता है। प्रथम प्रकार के कथोपकथन का उदाहरण प्रेमचंद की कहानी सुजान भगत और दूसरे प्रकार के कथोपकथन का उदाहरण भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित में मिलता है। अब आपका चौथा पॉइंट आता है वातावरण, यानी कि देश काल। कहानी में वातावरण से आशय स्थान समय एवं परिवेश से होता है। कहानी में सजीवता और स्वाभाविकता लाने वाले तत्वों में वातावरण का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तविक वातावरण देशकाल और जीवन की सत असत परिस्थितियों से निर्मित होता है। अतः इन तत्वों का एक स्थान पर संचयन और चित्रण करना कहानी में वातावरण उपस्थित करता है। कहानीकार द्वारा घटना और पात्रों से संबंधित संपूर्ण परिस्थितियों के चित्रण की योजना और क्रमिक ढंग से की जाती है। प्रकृति, ऋतु, दृश्य आदि का अत्यंत संक्षिप्त एवं सांकेतिक रूप में वर्णन करके किसी घटना अथवा परिणाम को सजीव एवं यथार्थ रूप दिया जाता है। वातावरण के दृश्य विधान से न केवल पात्र के चरित्र की मन स्थिति पर प्रकाश पड़ता है, वरन प्रेम, शोक आदि व्यापार भी सजीव बन जाते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कहानी में अभिप्रेत अभिलषित के प्रतिपादन तथा प्रभाव एक स्थापित करने के लिए वातावरण अति महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि कहानी में वातावरण का भी विशेष स्थान है। करुणा, वात्सल्य, प्रेम, आश्चर्य आदि की सरसता इसी के प्रभाव से मुखरित होती है। यह कथ्य की संप्रेषणीयता के लिए पाठक के मानस को तैयार करता है, क्योंकि इस तत्व का प्रभाव मानसिक होता है। कुछ कहानियों में तो वातावरण का तत्व इतना प्रधान होता है कि यह अंगी का रूप धारण कर लेता है। ऐसी कहानियाँ प्रभाव की दृष्टि से अति सजीव एवं कल्पना आश्रित होती हैं। ये आपका है वातावरण। ठीक है। अब आगे आपका पांचवा आया भाषा शैली। कि कहानी में भाषा और शैली का क्या प्रयोग करना चाहिए या किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए। भावों की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भाषा है, क्योंकि भाषा से ही सब कुछ है तथा उसकी प्रभावपूर्ण एवं कलात्मक अभिव्यक्ति की पद्धति शैली है। कहानी की सफलता में उसकी भाषा का मुख्य स्थान होता है। भाषा जितनी सरल, सरस, प्रांजल, भावाभिव्यंजक एवं बोधगम्य होगी, कहानी उतनी ही अधिक प्रभावशाली होगी। यानी कि भाषा जितना सरल, सरस, भावाभिव्यंजक और बोधगम्य होगी, उतनी ही प्रभावशाली होगी, यानी कि रोचक पूर्ण होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन के अनुसार सफल भाषा वही कही जाएगी जो कहानी की आधारभूत कथा वस्तु, पात्र योजना शैली, वातावरण आदि के अनुरूप हो। शैली की विवेचना करते हुए
बाबू गुलाब राय जी लिखते हैं, कहते हैं कि शैली का संबंध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन सभी तत्वों से है। यानी कि जितने भी कहानी के तत्व है सबका समावेश होना चाहिए। भाषा को समर्थ और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शब्दों के चयन पर अत्यधिक ध्यान देना पड़ता है। चित्रात्मकता एवं प्रवाहमयता के साथ साथ भाषा में अर्थ की उपयुक्तता भी अपेक्षित होती है। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? कभी कभी भावावेश में कहे गए आधे अधूरे वाक्य भी पूर्ण अर्थ व्यंजित करने में समर्थ होते हैं। अर्थात इस प्रकार से हमारी कहानी की भाषा सरस, प्रांजल और शैली कलात्मक अभिव्यक्ति से परिपूर्ण होनी चाहिए। शैली कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जिस प्रकार से भाषा सरल होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से शैली कहानी का भी कहानी में महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य से सामान्य कथानक में भी कुशल कथाकार मात्र अपनी शैली से ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। अर्थात रूप एवं रचना विधान की दृष्टि से कहानी में निम्नलिखित प्रकार की शैलियाँ प्रचलित हैं। मतलब विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हैं, जैसे ऐतिहासिक, आत्मचरित, पत्रात्मक, डायरी, रिपोर्टाज, नाटकीय, प्रतीकात्मक, मिश्रित, ये सारी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ मतलब कहानी के अनुरूप ही शैलियों का प्रयोग होना चाहिए। अब नंबर 6 आपका आता है उद्देश्य। साहित्य की प्रत्येक विधा में रचना किसी न किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य को लेकर ही की जाती है। जैसे किसी भी कहानी की रचना की जाती है तो कोई न कोई उसका उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य होता है, उसी को लेकर के कहानी को लिखा जाता है। अतः निश्चित ही कहानी भी सोद्देश्य ही लिखी जाती है। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं है, वरन जीवन के तथ्यों का विश्लेषण तथा मानव मन का निकट से अध्ययन करना भी है। कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बाबू गुलाब राय जी कहते हैं, प्रत्येक कहानी में कोई उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य रहता है, होना भी चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य लक्ष्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। प्राचीन कहानियों का उद्देश्य आध्यात्मिक विवेचना और नैतिक उपदेश प्रदान करना था। ठीक है, और प्रत्येक कहानी के मूल में कोई ना कोई केंद्रीय भाव पुष्प में गंध की भांति अवश्य छिपा होता है, जो कहानी का मौलिक आधार बनता है। एक ही घटना को लेकर अनेक प्रकार की कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। जैसे कि एक कोई टॉपिक है, उस पर तमाम प्रकार से कहानियाँ लिखी जा सकती हैं, लेकिन प्रत्येक कहानीकार का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होने के कारण उस कहानी का रूप बदल जाता है। जैसे जितने भी कहानीकार होंगे, सबका दृष्टिकोण सोचने का, लिखने का, समझने का हर तरीका उनका भिन्न होगा, तो उस कहानी का रूप निश्चित ही बदल जाएगा। निष्कर्ष रूप में कहानी का मूल भाव ही वह उद्देश्य है जिसके लिए कहानी का सृजन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी कहानी के 6 तत्व के विषय में मैंने संक्षेप में आपको बताया और समझाया। ठीक है,
अब आगे आपका आता है कहानी का वर्गीकरण। ठीक, क्या आया? कहानी का वर्गीकरण। कहानी का आज तक कोई सर्वमान्य और अंतिम रूप से वर्गीकरण संभव नहीं हो सका है। फिर भी आलोचकों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण